आज हम नीति आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। नीति आयोग किस प्रकार का आयोग है, इसकी स्थापना कैसे हुई है, क्या ये संवैधानिक आयोग है या फिर संवैधानेतर आयोग है, इसकी संरचना कैसी होती है, नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई है, इसके उद्देश्य क्या हैं और नीति आयोग क्या कार्य करता है। इन सब बातों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। लेकिन नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई है, इस बात को समझने के लिए हमें इसकी पूर्ववर्ती संस्था पर विचार करना होगा, जिसको हम योजना आयोग बोलते हैं। प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग का गठन क्यों किया गया है, प्लानिंग कमीशन में क्या समस्या थी और कुछ समस्या थी तो क्या उसकी जगह जब नीति आयोग बनाया गया तो उन समस्याओं को दूर किया गया है या फिर सरकार बदलने के कारण सिर्फ नाम में ही परिवर्तन किया गया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम योजना आयोग के बारे में चर्चा करेंगे, फिर नीति आयोग के बारे में आएंगे कि इसकी स्थापना क्यों की गई है। तो आइए देखते हैं योजना आयोग के बारे में। तो आप जानते हो योजना आयोग, जिसको प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में की गई थी, मार्च 1950 में। और योजना आयोग की स्थापना कैसे की गई थी, क्या कोई विधि बनाकर किया गया था इसकी स्थापना, क्या इसकी स्थापना विधि बनाकर की गई थी या फिर संविधान में इसके प्रावधान किए गए थे या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा। तो इसका अर्थ ये होता है कि ये आयोग संवैधानिक आयोग तो नहीं है, न सांविधिक आयोग है। इसकी स्थापना तो कैसे की गई थी, मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा की गई थी। यानी ये आयोग संविधान में नहीं था, किसी विधि के द्वारा भी इसका निर्माण नहीं किया गया है। तो फिर कैसे किया गया था, संकल्प के द्वारा। तो ये आयोग कैसा हो गया भाई, गैर संवैधानिक हो गया, गैर संवैधानिक आयोग। गैर संवैधानिक आयोग को हम एक नाम से और पुकार सकते हैं, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इसको संविधानेतर आयोग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, संविधानेतर आयोग। ठीक है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यह आयोग गैर सांविधिक भी है। क्या बोल सकते हैं इसको, गैर सांविधिक आयोग। अब गैर सांविधिक आयोग क्यों है, क्योंकि इस आयोग का निर्माण कोई विधि बनाकर नहीं किया गया था, संसदीय विधि के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया था, इसलिए गैर सांविधिक बोल सकते हैं या इसको गैर वैधानिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गैर वैधानिक और गैर सांविधिक, दोनों का एक ही अर्थ है। तो इसका मतलब ये आयोग किस प्रकार का आयोग है, ये संवैधानेतर आयोग है, न तो जिसका संविधान में उल्लेख है न जिसका किसी विधि के अंतर्गत उल्लेख है। तो किस प्रकार का आयोग है, गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक, या इसको संवैधानेतर आयोग भी बोल सकते हैं, गैर वैधानिक भी बोल सकते हैं। इसका निर्माण केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है, तो इस आयोग का निर्माण क्यों किया गया था। तो इस आयोग का निर्माण भारत का आर्थिक विकास करने के लिए किया गया था, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो भारत का झुकाव समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था जिन देशों में पाई जाती है, जहां वहां पे देश का विकास योजना बनाकर किया जाता है। योजना बनाकर विकास करने का अर्थ है कि देश के पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का योजना बनाकर अधिकतम विकास किया जा सके। जो भी हमारे पास संसाधन थे, उद्योग धंधे थे, लॉ थी, पैसे थे, उन सभी का योजना बनाकर नियोजित ढंग से क्रमबद्ध रूप से देश का विकास कर सकें, इसलिए योजना आयोग का निर्माण किया गया था। और योजना आयोग के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जाती थी, और पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट हमने सोवियत संघ से लिया था।
सोवियत संघ समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश था, अमेरिका उस समय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश था। बाद में जाकर भारत ने 1991 में तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया था, जिसको हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण बोलते हैं। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विभिन्न रूप हैं। तो इस प्रकार इस आयोग की स्थापना की गई थी भारत का नियोजित विकास करने के लिए। आयोग की स्थापना क्यों की गई थी? भारत का नियोजित विकास करने के लिए। नियोजित विकास का मतलब प्लान बनाकर, योजना बनाकर विकास करना। दूसरी बात आती है इस आयोग की संरचना क्या थी। तो आयोग के अध्यक्ष तो होते थे प्रधानमंत्री, और एक आयोग का उपाध्यक्ष होता था जो अर्थशास्त्री होता था। आयोग का अध्यक्ष तो कौन होता था? योजना आयोग का प्रधानमंत्री होते थे। जो भी भारत का प्रधानमंत्री होते थे वो आयोग के अध्यक्ष होते थे। एक इसमें उपाध्यक्ष होते थे, वो कोई अर्थशास्त्री होते थे साधारणतया। और उसके बाद में आयोग की पदेन सदस्य होते थे। आयोग के कुछ पदेन सदस्य होते थे। पदेन सदस्य में कौन होते थे? वित्त मंत्री एवं योजना मंत्री, ये इस आयोग के पदेन सदस्य होते थे। जो भी व्यक्ति वित्त मंत्री होता था या योजना मंत्री होता था वो इस आयोग का पदेन सदस्य होता था। और आयोग में दो प्रकार के सदस्य और थे। एक तो पूर्णकालिक सदस्य थे, पूर्णकालिक सदस्य होते थे, और दूसरे अंशकालिक सदस्य होते थे। अंशकालिक सदस्य पार्ट टाइम मेंबर होते थे। तो जो पूर्णकालिक सदस्य होते थे वो तो 4 से 7 सदस्य होते थे, और ये विशेषज्ञ सदस्य होते थे, विशेषज्ञ होते थे। और जो अंशकालिक सदस्य होते थे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, ये इसके अंशकालिक सदस्य होते थे। तो इस प्रकार ये आयोग की संरचना होती थी। जो पूर्णकालिक सदस्य होते थे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते थे। अर्थशास्त्री हो सकते थे, वे विशेषज्ञ अर्थशास्त्री हो सकते थे, कोई वैज्ञानिक हो सकते थे, कोई इंजीनियर हो सकते थे। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों के, कोई चिकित्सक हो सकता था, या कोई कृषि विशेषज्ञ हो सकता था, कोई उद्योग धंधों का विशेषज्ञ हो सकता था, कोई इंडस्ट्री का विशेषज्ञ हो सकता था, रक्षा का विशेषज्ञ हो सकता था। इस प्रकार जो भी व्यक्ति विशेषज्ञ होता था, अपने फील्ड में विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति इसका पूर्णकालिक सदस्य होता था। तो ये इसकी संरचना होती थी आयोग की। तो आपने संरचना में देखा होगा कौन कौन लोग होते हैं? प्रधानमंत्री, अर्थशास्त्री, वित्त मंत्री, 4 केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, कैबिनेट मंत्री होते थे, और कोई 4 से 7 विशेषज्ञ सदस्य होते थे, और एक इसका सचिव होता था जो आईएएस अधिकारी होता था। योजना आयोग का सचिव भी होता था एक, जो आईएएस अधिकारी होता था। ये योजना आयोग की संरचना है। दूसरा, इसकी प्रकृति देखें अपन, तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई? ये विशेषज्ञ संस्था थी, केंद्रीय संस्था थी। केंद्रीय संस्था क्या कैसे थी? देखो, प्रधानमंत्री हो गए, मंत्री हो गए, यहाँ वित्त मंत्री हो गया, सारे के सारे जो लोग थे वो कैसे थे? केंद्रीय स्तर के सदस्य थे। तो ये संस्था कैसी थी? केंद्रीय संस्था थी। ठीक है। और इस संस्था का स्वरूप क्या था? प्रकृति कैसी थी? ये संस्था सलाहकारी संस्था थी, सलाह देने का कार्य करती थी। और ये संस्था कैसी थी? विशेषज्ञ संस्था थी। विशेषज्ञ इसमें शामिल होते थे, अपने अपने क्षेत्र के। सलाह किसको देती थी? मंत्रालयों को ये सलाह देने का कार्य करता था। तो ये इसकी प्रकृति थी। केंद्रीय संस्था इसलिए थी क्योंकि केंद्र सरकार के ज्यादातर लोग इसमें शामिल थे। और इसके कार्य क्या थे? तो योजना आयोग के प्रमुख कार्य थे योजना का निर्माण करना। योजना आयोग के क्या कार्य थे? योजना का निर्माण करना। योजना का पहला कार्य हो गया योजना का निर्माण करना, ये इसका पहला कार्य था। दूसरा कार्य क्या था? और योजना किसके लिए निर्माण करती थी? पूरे देश भर के लिए। पूरे देश के लिए योजना का निर्माण योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। दूसरा, योजना की प्राथमिकता तय करना। दूसरा कार्य क्या था? योजना की
प्राथमिकता तय करना। भाई योजना की प्राथमिकता का मतलब क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा बजट खर्च करेंगे, या फिर कृषि के क्षेत्र में, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसको ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका देंगे। यानी जो भी योजना बनाएंगे 5 वर्ष की, उसमें ज्यादा फोकस किस पे रखा जाएगा, स्वास्थ्य क्षेत्र पे रखा जाए, या शिक्षा पे रखा जाए, या कृषि पे रखा जाए, सिंचाई के ऊपर रखा जाए। इस प्रकार ये प्राथमिकता का निर्धारण योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। या उद्योग धंधों पर ज्यादा प्राथमिकता रखी जाए। और तीसरा कार्य था योजना का आकार निर्धारण करना। योजना का आकार का निर्धारण। आकार का निर्धारण का क्या मतलब होता है? आकार के निर्धारण का अर्थ यह है कि कौन से क्षेत्र में कितने पैसे रखे जाएं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कितने रुपए का प्रबंध रखा जाए, स्वास्थ्य के लिए कितने रुपए का रखा जाए बजट, और कृषि के लिए कितने रुपए का बजट रखा जाए, इसके बारे में भी ये निर्धारण करते थे। तो ये होता है योजना का आकार निर्धारण करना। राज्यों के अनुदान को निर्धारण करना। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान की राशि का निर्धारण करना। यानी किसी राज्य को विकास के लिए, योजना के लिए कितने रुपए दिए जाने चाहिए। जैसे राजस्थान को कितने रुपए दिए जाने चाहिए, उड़ीसा को कितने रुपए देंगे, जम्मू कश्मीर को कितने रुपए देंगे, तमिलनाडु को कितने रुपए देंगे। इस बात का निर्धारण भी कौन करता था? योजना आयोग निर्धारण करती थी। अब योजना आयोग में ये सारे कार्य करती थी योजना आयोग। तो योजना आयोग में समस्या क्या थी? वही योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन क्यों किया गया? योजना आयोग में भी अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे थे, पूरे देश के लिए योजना का निर्माण किया जा रहा था। तो आपको एक तो कमी दिखेगी इसकी संरचना में, दूसरा कमी आपको दिखेगी इसकी कार्यों में। तो कार्यों में कमी देखें तो ये योजना किसके लिए बनाती थी योजना आयोग? योजना आयोग के द्वारा जो भी योजना बनाई जाती थी वो पूरे देश भर के लिए बनाई जाती थी। अब पूरे देश भर के लिए, जैसे स्वास्थ्य के लिए योजना बना रहा है या कृषि के लिए योजना बना रहा है, तो कृषि और स्वास्थ्य दोनों किस प्रकार के विषय हैं? केंद्रीय सूची के विषय हैं या राज्य सूची के विषय हैं? भाई स्वास्थ्य और कृषि जो विषय हैं वो राज्य सूची के विषय हैं। और योजना का निर्माण उन पर कौन कर रहा है? योजना आयोग बना रहा है। और योजना आयोग में कौन लोग शामिल हैं? सभी केंद्रीय स्तर के लोग शामिल हैं, क्योंकि ये केंद्रीय संस्था थी। भाई योजना का इम्प्लीमेंट तो राज्य करवाएंगे, योजना का क्रियान्वयन तो राज्यों को करवाना है, लागू तो वही करेंगे, लेकिन योजना के निर्माण में उनकी भागीदारी है ही नहीं। भाई हमारे देश में जो संघात्मक शासन है, संघात्मक शासन के साथ साथ केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन योजना आयोग के माध्यम से केंद्र को और ज्यादा शक्तियां प्राप्त हो गई, क्योंकि राज्य सूची के विषयों पर भी योजना का निर्माण कौन कर रहा है? योजना आयोग कर रहा है। योजना का इम्प्लीमेंट जो लोग करवाएंगे, योजना का जो लोग क्रियान्वयन करवाएंगे, उनकी भागीदारी तो कहीं है ही नहीं। योजना का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री करवाएंगे, उनको तो इसमें कहीं शामिल ही नहीं किया गया था। तो पहली कमी तो ये थी इसकी कि राज्यों की योजना निर्माण में भागीदारी थी नहीं, और योजना का निर्माण किसके लिए किया जा रहा था? राज्यों के लिए ही किया जा रहा था। जिन लोगों को योजना का क्रियान्वयन करवाना था उनको निर्माण करने में भागीदारी दी ही नहीं। पहली कमी तो इसकी ये थी। दूसरी कमी थी योजना का प्राथमिकता का निर्धारण करना। भाई योजना तो पूरे देश के लिए एक ही बनती थी, और प्राथमिकता ये निर्धारित कर दी कि स्वास्थ्य पर ज्यादा फोकस करेंगे या शिक्षा के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन क्या पूरे देश के राज्यों की समस्या एक सी है क्या? आप राजस्थान में चले जाइए, समस्या किसकी है? सूखे की, अकाल की समस्या है। आप उड़ीसा चले जाइए, आधारभूत ढांचे की समस्या है। आप उत्तराखंड चले जाइए, आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, परिवहन और संचार की समस्या है। बिहार चले जाइए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ेपन की समस्या है, बाढ़ की समस्या है। तटीय राज्यों में चले जाइए, वहां दूसरे प्रकार की समस्या है। जबकि योजना आयोग तो सभी राज्यों को एक ही नजर से देखता था कि भाई स्वास्थ्य पर ज्यादा प्राथमिकता है,
अब समस्या तो हमारे यहाँ पे आधारभूत ढांचे की है, आप स्वास्थ्य का विकास कर रहे हो। समस्या तो सूखे और अकाल की है, आप स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हो। तो दूसरी इसकी ये समस्या थी, राज्यों की स्थानीय आवश्यकताओं को ज्यादा ध्यान में नहीं रखा जाता था, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर जो योजना बनती थी उसमें एक राज्यों की स्थानीय आवश्यकताओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। ये इसमें दूसरी समस्या थी। और तीसरी समस्या ये थी इसकी योजना आयोग की कि यहाँ पे देख रहे हो आप, राज्यों के लिए अनुदान का निर्धारण, यानी राज्यों को जो वित्तीय सहायता दी जाती थी उसके लिए संविधान में एक संस्था बनाई गई है, वित्त आयोग। संविधान में वित्त आयोग का गठन क्यों किया गया है? ताकि केंद्र और राज्यों के मध्य पैसे का बंटवारा किया जा सके, करों का बंटवारा किया जा सके, और राज्यों को कितना पैसा मिले इस बात का निर्धारण वित्त आयोग करता है। लेकिन यहाँ पर तो कौन कर रहा है? योजना आयोग कर रहा है, जबकि योजना आयोग का जिक्र न तो संविधान में है न किसी विधि में है। एक संवैधानिक संस्था के द्वारा राज्यों को अनुदान की राशि का निर्धारण किया जा रहा है। इसका मतलब योजना आयोग के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों को भी पीछे किया जा रहा था। वित्त आयोग तो संवैधानिक संस्था थी, योजना आयोग तो कोई इस प्रकार का इसका स्टेटस नहीं था। तो इस प्रकार की समस्याएं योजना आयोग में हमारे सामने आई थी। और चौथी जो महत्वपूर्ण समस्या आई थी, भारत में 1991 के बाद में उदारीकरण को अपना लिया गया था। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, वो बाजारवादी अर्थव्यवस्था में चेंज हो गई थी। और बाजारवादी अर्थव्यवस्था में कहीं भी योजना बनाकर विकास नहीं किया जाता है, क्योंकि योजना बनाकर विकास करने का जो कार्य किया जाता है वो समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में किया जाता है। तो ये चौथा इसका कारण माना जाता है। वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के जमाने में योजना आयोग अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। भारत के लिए कोई दीर्घकालीन योजना का विकास नहीं कर पा रहा था, इसलिए नीति आयोग बनाने की आवश्यकता पड़ी थी। योजना आयोग की जो संरचना में और कार्यों में जो कमी थी, उस कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा योजना आयोग की जगह नीति आयोग का निर्माण किया गया था। योजना आयोग संघ को और ज्यादा शक्तिशाली बना रही थी। भाई हमारे देश में संघात्मक शासन है, और संघात्मक शासन होने का मतलब है राज्य और केंद्र की सरकार एक दूसरे से स्वतंत्र और स्वायत्त रूप में काम करती हैं। लेकिन यहाँ तो योजना आयोग के माध्यम से राज्य पूर्णतः संघ के अधीन होते चले गए थे, क्योंकि योजना का निर्माण संघ कर रहा था, भी उनको कितने देने संघ ही डिसाइड कर रहा था। तो ये समस्याएं योजना आयोग में थी, जिसके कारण नीति आयोग का गठन किया गया था। तो जब हम नीति आयोग की संरचना देखेंगे और नीति आयोग का कार्य देखेंगे तो आपकी ये बात समझ में आ जाएगी कि इसमें वाकई में खामियां थी, जिसको नीति आयोग के माध्यम से सुधार कर दिया गया है। तो 13 अगस्त 2004 इस आयोग को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 13 अगस्त 2014 को 13 अगस्त 2014 को इस आयोग को समाप्त कर दिया गया था। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नामक एक नई संस्था का गठन किया गया था। तो चलिए देखते हैं नीति आयोग को। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI। इसका पूरा नाम क्या है? एन का नेशनल, आई का इंस्टीट्यूशन, और फॉर, टी का ट्रांसफॉर्मिंग, और आई का इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, ये इसका हिंदी में पूरा नाम है। तो आप हिंदी और अंग्रेजी का नाम भी देख लेना, कई बार हो सकता है नाम भी पूछ लें। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी भाई? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि नीति आयोग किस प्रकार की संस्था थी? क्या संवैधानिक संस्था थी, सांविधिक संस्था थी, या गैर संवैधानिक है, गैर सांविधिक है, या संवैधानितर है? तो नीति आयोग का निर्माण कैसे किया गया उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे। नीति आयोग का निर्माण भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा ही किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा
केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा किया गया, इसका मतलब न तो संविधान में उल्लेख है, तो ये हो गया गैर संवैधानिक, संवैधानेतर, और न इसका किसी विधि में उल्लेख है, इसलिए ये हो गया गैर सांविधिक, गैर वैधानिक। तो किस प्रकार का आयोग है नीति आयोग? नीति आयोग संविधानेतर आयोग है। किस प्रकार का आयोग है? संविधानेतर। क्यों है? क्योंकि संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख नहीं है इसलिए गैर संवैधानिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गैर संवैधानिक। और चूंकि विधि में उल्लेख नहीं है इसलिए गैर सांविधिक हो गया, गैर सांविधिक या गैर वैधानिक। ये इस प्रकार का आयोग है। ठीक है, गैर वैधानिक। अब ये सारी चीजें तो मेरे हिसाब से आपको पता लग गई होगी, इनका अर्थ क्या है। संवैधानेतर का मतलब संविधान में उल्लेख नहीं होना, गैर संवैधानिक का मतलब संविधान में उल्लेख नहीं होना, गैर सांविधिक का मतलब किसी विधि में उल्लेख नहीं होना या विधि के द्वारा नहीं बनाया जाना, और गैर वैधानिक का मतलब है किसी विधि के द्वारा नहीं बनाया जाना। इन दोनों का एक अर्थ है, इन दोनों का एक अर्थ है। ठीक है, तो नीति आयोग किस प्रकार का आयोग हो गया? ये संवैधानेतर आयोग है। क्यों है? क्योंकि इसका निर्माण संकल्प के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया था। तो पहली बात तो हो गई इसकी स्थापना। दूसरी बात देखेंगे हम इसकी संरचना। तो चलिए इसकी संरचना देखते हैं। जो पूर्णकालिक ढांचा होता है इसमें इसके अध्यक्ष तो होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वो नीति आयोग का क्या बन जाएगा? अध्यक्ष बन जाएगा। और दूसरे हैं उपाध्यक्ष, जिसको वाइस चेयरमैन बोलते हैं। उपाध्यक्ष होंगे कोई अर्थशास्त्री होंगे। उपाध्यक्ष कौन होंगे? अर्थशास्त्री हो जाएंगे। और फिर आते हैं इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको क्या बोला गया है? सीईओ बोला गया है। मुख्य अधिकारी को क्या बोला गया है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जैसे प्राइवेट कंपनियों में होते हैं सीईओ, वैसे यहाँ भी सीईओ है। और ये सीईओ कौन होगा? आईएएस अधिकारी होगा। जैसे योजना आयोग का सचिव होता है ना, आईएएस अधिकारी, वैसे नीति आयोग का भी सचिव क्या होगा? एक आईएएस अधिकारी, यानी सीईओ। वैसे ही नीति आयोग का सीईओ कौन होता है? आईएएस अधिकारी होता है। यहां तक जो संरचना दी गई है लगभग सेम वैसी है जैसी योजना आयोग की है। फिर देखो इसके सदस्य होते हैं। योजना आयोग में कई प्रकार के सदस्य होते हैं। योजना आयोग में कई प्रकार के सदस्य होते हैं। देखो जैसे पूर्णकालिक सदस्य हो गए, फुल टाइम सदस्य हो गए, पूर्णकालिक सदस्य हो गए, और पार्ट टाइम सदस्य हो गए, अंशकालिक सदस्य हो गए, अंशकालिक सदस्य हो गए, और पदेन सदस्य भी हैं। इसके पदेन सदस्य हैं, और विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, ये चार प्रकार के इसके सदस्य होते हैं। तो जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं इनको स्थायी सदस्य भी बोला जाता है। और स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अंशकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इनकी भी सदस्य संख्या 2 होती है। और जो पदेन सदस्य होते हैं 4 होते हैं। पदेन सदस्य कितनी संख्या में होते हैं? 4 होते हैं, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। केंद्रीय मंत्री होते हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं। और कितने केंद्रीय मंत्री होते हैं? 4 केंद्रीय मंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। और अन्य प्रकार के जो सदस्य होते हैं वो विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, जिनका मनोनयन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। मनोनयन कौन करता है इनका? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। पूर्णकालिक सदस्यों को किसका दर्जा प्राप्त होता है? राज्य मंत्री का। और जो उपाध्यक्ष है इसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा। और जो
अंशकालिक सदस्य होते हैं ये किसी विश्वविद्यालय के सदस्य हो सकते हैं, विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों के जो अंशकालिक सदस्य 2 सदस्य होते हैं ये किसी विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी या किसी रिसर्च सेंटर से हो सकते हैं। ये कहाँ से हो सकते हैं? या तो किसी विश्वविद्यालय से होंगे या फिर किसी रिसर्च सेंटर या शोध केंद्र से हो सकते हैं। तो इस प्रकार नीति आयोग का ये पूर्णकालिक ढांचा है, जिसमें 3 लोग तो ये होते हैं, अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए और सीईओ हो गए। और फिर 4 प्रकार के सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक 2 सदस्य होते हैं, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। और जो ये इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं या साइंटिस्ट हो सकते हैं, यानी जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं अर्थशास्त्री हो सकते हैं या कोई वैज्ञानिक हो सकते हैं अंशकालिक सदस्य विश्वविद्यालय या शोध के अंतर से हो सकते हैं, 2 होते हैं। पदेन सदस्य 4 केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, 4 मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य भी हो सकते हैं जो अपने क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हैं, विषय विशेषज्ञ होते हैं। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री इनका मनोनयन करता है। तो इसकी जो अपने संरचना देखी है अभी, और योजना आयोग की संरचना थी, तो इसकी संरचना देखने से हमें ये लगता है कि ये संस्था विशेषज्ञों की संस्था है। भाई योजना आयोग भी विशेषज्ञों की संस्था थी। योजना आयोग का जब गठन किया गया था विशेषज्ञों की ही संस्था थी, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी जब सत्ता में आई तो धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने विशेषज्ञों की जगह है आईएएस अधिकारियों को उसमें नियुक्त करना शुरू कर दिया था। और आईएएस अधिकारी कभी भी विशेषज्ञ नहीं होता है। विशेषज्ञ कौन होता है? वैज्ञानिक होता है। विशेषज्ञ कौन होता है? अर्थशास्त्री होता है। विशेषज्ञ कौन होता है? इंजीनियर होता है। विशेषज्ञ कौन होता है? एक डॉक्टर होता है। आईएएस तो क्या होता है? सामान्य व्यक्ति होता है। एक आईएएस कभी कृषि मंत्रालय में काम करेगा, कभी जल मंत्रालय में काम करेगा, कभी रक्षा मंत्रालय में काम करेगा, कभी अनुसूचित जाति आयोग में काम कर लेगा, कभी पर्यावरण मंत्रालय में काम कर लेगा। यानी वो सब चीजों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखता है। आईएएस कभी भी विशेषज्ञ नहीं होता है। हाँ, वो मंत्रियों की तुलना में विशेषज्ञ होता है, लेकिन एक डॉक्टर की तुलना में विशेषज्ञ नहीं होता है। तो इस प्रकार जो आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति योजना आयोग में की जाने लगी थी, उसके बाद में योजना आयोग एक सामान्य संस्था बन गई थी। योजना आयोग का निर्माण तो विशेषज्ञ संस्था के रूप में ही किया गया था, लेकिन फिर इसकी नियुक्ति में आईएएस अधिकारियों के कारण वो सामान्य लोगों की संस्था बन गई थी। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो सारे विशेषज्ञ लोग हैं। जो पूर्णकालिक सदस्य भी विशेषज्ञ हैं, अंशकालिक भी विशेषज्ञ हैं और विशेष आमंत्रित भी विशेषज्ञ सदस्य हैं। उपाध्यक्ष भी अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ है। तो कहने का मतलब है नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? एक विशेषज्ञ संस्था है। तो ये तो इसकी संरचना हो गई। अब इसकी संरचना में 2 चीजें और हैं। ये तो पूर्णकालिक इसका ढांचा है। इसमें शासकीय परिषद भी है, गवर्निंग काउंसिल जिसको बोलते हैं। शासकीय परिषद को क्या बोलते हैं? गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल में कौन लोग सदस्य होते हैं भाई? गवर्निंग काउंसिल में देखो कौन इसके सदस्य होते हैं। तो गवर्निंग काउंसिल में 2 प्रकार के सदस्य हैं। एक तो भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत के सभी राज्यों के सीएम, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, और दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और उपराज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक हैं या जो एलजी बोलते हैं जिसको उपराज्यपाल, वो इसके सदस्य होते हैं। यानी जो योजना नीति आयोग की जो नीति आयोग का जो ढांचा है, इसमें एक तो पूर्णकालिक ढांचा है, एक इसमें शासकीय परिषद है, एक इसमें क्षेत्रीय परिषद भी है जिसको क्या बोलते हैं? रीजनल काउंसिल। क्षेत्रीय परिषद को क्या बोलते हैं? रीजनल काउंसिल बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें संरचना में 3 चीजें आती हैं। इन सभी से मिलकर क्या बनती है? नीति आयोग बनता है। तो शासकीय परिषद में कौन लोग होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, यानी पूरे भारत के लोगों का इसमें प्रतिनिधित्व है। और जो क्षेत्रीय परिषद है,
क्षेत्रीय परिषद में एक क्षेत्र विशेष के जो मुख्यमंत्री होंगे उनके अलग अलग समूह बनाए जाते हैं जब आवश्यकता होती है। वे जैसे तटीय क्षेत्र के राज्य हैं तो उनका एक क्षेत्रीय परिषद बना देंगे, एक क्षेत्रीय परिषद पहाड़ी राज्यों की बना देंगे, एक क्षेत्रीय परिषद जो सीमावर्ती राज्य हैं उनकी बना सकते हैं। क्षेत्रीय परिषद इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो आवश्यकताएं होती हैं राज्यों की, जो समस्याएं होती हैं वो क्षेत्र विशेष की होती हैं। जैसे सीमावर्ती राज्यों की समस्याएं एक सी होंगी, तटीय राज्यों की समस्याएं एक सी होंगी, पहाड़ी राज्यों की समस्याएं एक सी होंगी। तो उन राज्यों का समूह बनाया जाता है आवश्यकता के अनुसार। जब भी आवश्यकता होती है तो 5-7 राज्यों को क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत गठित कर दिया जाता है और उस परिषद में मुख्यमंत्री होते हैं वहां के, और उस परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री या उनके द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति होता है। तो क्षेत्रीय परिषद का निर्माण तो कब करते हैं? आवश्यकता अनुसार करते हैं। कब करते हैं? आवश्यकता अनुसार। जब आवश्यकता होती है तब क्षेत्रीय परिषद का निर्माण कर देंगे। भाई जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए कर दी, रेगिस्तानी राज्यों के लिए कर दी, तटीय राज्यों के लिए कर दी, है ना, सीमावर्ती राज्यों के लिए अलग क्षेत्रीय परिषद का निर्माण कर दिया, क्योंकि सभी की जो समस्याएं हैं, सभी की जो कठिनाइयां हैं वो अलग अलग होती हैं, क्षेत्र विशेष की कठिनाइयां होती हैं। तो इसमें भारत की विविधता को ध्यान में रखकर ये क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई हैं, क्योंकि आप जानते हो भारत विश्व में सबसे ज्यादा विविधता वाला देश है। भारत में धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय, नस्ल के आधार पर जितनी विविधताएं पाई जाती हैं उतनी विविधताएं विश्व के किसी भी देश में नहीं पाई जाती, और सारे लोग एक साथ रहते हैं। कई बार हम भारत की बुराई तो करते हैं कि ये कमी है, वो कमी है, लेकिन इतनी विविधता वाला देश दुनिया में कोई है नहीं। तो भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए रीजनल परिषद की गठन की गई है, क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है, और शासकीय परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो अब आप इसकी योजना आयोग के साथ तुलना करोगे इसकी संरचना की, तो आपको अंतर साफ दिख जाएगा। देखो योजना आयोग में क्या है भाई, योजना आयोग की संरचना देख लो। प्रधानमंत्री जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, पूर्णकालिक सदस्य, विशेषज्ञ हैं, फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, है ना, और वित्त आयोग के वित्त मंत्री हैं। सारे जो पदाधिकारी हैं वो केंद्र सरकार के हैं। और नीति आयोग को देखिए, फिर नीति आयोग में क्या है, ये तो सारे है ही हैं जैसे उसमें है, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रशासक और क्षेत्रीय परिषदों को भी इसमें शामिल किया गया, यानी पूरे भारत का ये प्रतिनिधित्व करता है। तो योजना आयोग में जो एक कमी थी ना कि उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उस कमी को नीति आयोग की संरचना के द्वारा दूर कर दिया गया है। क्योंकि योजना आयोग पर हमने एक कमी बताई थी कि जो नीति का निर्माण किया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, राज्यों की उसमें भागीदारी नहीं होती है। तो यहाँ देखिए गवर्निंग काउंसिल के माध्यम से, क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से नीति आयोग में राज्यों का दबदबा बढ़ा है, राज्यों की भागीदारी भी बढ़ी है, और नीति आयोग के द्वारा सभी राज्यों को बराबर महत्व दिया गया है। नीति आयोग में सभी राज्यों के सीएम प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं, जो कि संघवाद के अनुकूल है, क्योंकि संघीय शासन में केंद्र और राज्यों की स्थिति बराबर होती है, केंद्र और राज्य समकक्ष होते हैं। तो ये समकक्षता हमें यहाँ गवर्निंग काउंसिल के माध्यम से दिखती भी है। तो नीति आयोग संघवाद को बढ़ावा देने का भी एक प्रमुख साधन है, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ राज्यों की भागीदारी भी बढ़ाई गई है, राज्यों की भागीदारी भी बढ़ी है। किसमें? नीति निर्माण में, योजना के निर्माण में। जैसे अभी गरीबी निवारण हेतु एक टास्क फोर्स बनाया गया था, और उस टास्क फोर्स का जो मुखिया बनाया गया था वो एक राज्य के मुख्यमंत्री को बनाया गया था। क्योंकि जो गवर्निंग काउंसिल है वो किसके माध्यम से कार्य करती है? गवर्निंग काउंसिल टास्क फोर्स के माध्यम से करती है कार्य, टास्क फोर्स के माध्यम से कार्य करती है। तो गरीबी निवारण हेतु जो टास्क फोर्स बनाया गया था, उस टास्क फोर्स का प्रमुख किसको बनाया गया? एक मुख्यमंत्री को बनाया गया है। तो इस प्रकार ये विभिन्न टास्क फोर्स के माध्यम से कार्य करती है। और क्योंकि जो योजना होती है, जो नीति बनती है, उसका इम्प्लीमेंट तो राज्य ही करवाते हैं, इम्प्लीमेंट तो मुख्यमंत्री करवाते हैं, इसलिए
योजना के निर्माण में भी उनको भागीदारी दी गई है। और मुख्यमंत्रियों को योजना के निर्माण में भागीदारी इसलिए दी गई है क्योंकि प्रत्येक राज्य की समस्या अलग अलग है। क्योंकि हमने योजना आयोग में समस्या बताई थी, योजना आयोग में तो जो योजना का निर्माण होता है वो केंद्रीय स्तर पर होता है, राज्यों की विविधता का ध्यान नहीं रखा जाता। जबकि जबकि नीति आयोग में राज्यों को ही योजना निर्माण करने में भागीदारी दी गई है, क्योंकि प्रत्येक राज्य की समस्या अलग है। बिहार की समस्या है गरीबी, राजस्थान में अलग प्रकार की समस्या है, उड़ीसा में उद्योग नहीं है, कहीं संचार नहीं है, कहीं परिवहन नहीं है। तो उस विविधता को ध्यान में रखकर गवर्निंग काउंसिल के माध्यम से मुख्यमंत्रियों को योजना निर्माण में भागीदार बनाने का प्रयास नीति आयोग के माध्यम से किया गया है। तो जो कमियां योजना आयोग में थी उन कमियों को यहाँ पे दूर किया गया है। तो ये तो इसकी संरचना से संबंधित बात थी। एक तो पूर्णकालिक ढांचा है, शासकीय परिषद है। शासकीय परिषद में कौन लोग शामिल हैं? शासकीय परिषद में देखो मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक हैं या उपराज्यपाल हैं वो हैं। क्षेत्रीय परिषद में विभिन्न राज्यों के समूह बनाए जाते हैं। तो अब देखिए नीति आयोग क्या कार्य करती है। तो नीति आयोग और योजना आयोग के कार्यों में 2-3 अंतर आपको और बता दूं। नीति आयोग भी क्या होती है? एक सलाहकारी संस्था होती है। नीति आयोग केंद्रीय संस्था नहीं होकर संघीय संस्था है, क्योंकि इसमें राज्यों की बराबर भागीदारी है। हालांकि नीति आयोग सलाहकारी संस्था है, योजना आयोग भी सलाहकारी संस्था थी, लेकिन नीति आयोग सलाहकारी संस्था होने के साथ साथ संघीय संस्था भी है, फेडरल इंस्टीट्यूशन भी इसको बोल सकते हैं। जबकि योजना आयोग क्या थी? केंद्रीय संस्था ही थी, उसमें राज्यों की भागीदारी। और नीति आयोग के द्वारा योजनाओं के निर्माण में राज्यों को भागीदारी दी गई है। जितनी भागीदारी केंद्र की है उसके समानांतर भूमिका राज्यों को प्रदान की गई है। तो नीति आयोग के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया गया है। सहकारी संघवाद का मतलब है केंद्र और राज्य मिलकर योजनाओं का निर्माण करेंगे, मिलकर भारत का विकास करेंगे। भाई संघवाद का मतलब तो है प्रत्येक जो संघ की इकाइयां हैं वो स्वायत्त और स्वतंत्र हैं, लेकिन सहकारी संघवाद का मतलब है, सहकारी का मतलब है मिलजुल कर कार्य करने की भावना का निर्माण योजना नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने का कार्य करता है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का कार्य करता है। और योजना आयोग के द्वारा एक और कार्य किया जाता था, राज्यों को अनुदान की राशि का निर्धारण किया जाता था, जबकि यहाँ पे नीति आयोग इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करती है। वर्तमान में राज्यों को अनुदान देने का कार्य वित्त आयोग के द्वारा ही किया जाता है। नीति आयोग राज्यों के लिए अनुदान का निर्धारण नहीं करती है। तो नीति आयोग क्या करती है? नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? ज्ञान और नवाचार के हब के रूप में कार्य करता है, जो विभिन्न समस्याओं पर, आकस्मिक समस्याओं पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का कार्य करता है। तो नीति आयोग इस प्रकार योजना आयोग से भिन्न हो जाता है। तो आइए देखते हैं नीति आयोग किस प्रकार कार्य करता है, क्या उसके उद्देश्य हैं। तो नीति आयोग किस प्रकार कार्य करता है? नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। सलाहकारी भूमिका इसकी है ना, सलाह देने का कार्य करता है। किसको देता है? मंत्रालयों को देता है। थिंक टैंक का मतलब है नए नए विचार देना, विभिन्न समस्याओं पर समाधान प्रस्तुत करना, तकनीकी और क्षमता निर्माण के बारे में परामर्श देना। इस प्रकार के कार्य नीति आयोग के द्वारा किए जाते हैं। ज्ञान और नवाचार के बारे में विचार प्रस्तुत करना, देश के विकास के लिए नए नए विचार देना, नए नए आइडिया देना। नीति आयोग के उद्देश्य क्या है? राज्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना। किसमें? देश के विकास करने में, दीर्घकालीन नीतियों के निर्माण में, दीर्घकालीन योजनाओं के निर्माण में। भाई योजना का निर्माण तो अब भी किया जाता है। योजना आयोग के द्वारा तो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जाता था, लेकिन नीति आयोग के निर्माण के बाद में ये हम नहीं कह सकते कि योजना का निर्माण नहीं किया जाता है। योजनाओं का, नीतियों का निर्माण तो अब भी किया जाता है, लेकिन अब दीर्घकालीन नीतियों का निर्माण किया जाता है। जैसे नीति आयोग के द्वारा 20 वर्ष की एक योजना बनाई गई है, तो नीति आयोग भी योजनाओं का निर्माण करता है, लेकिन वो दीर्घकालीन योजनाएं होती हैं।
और नीति आयोग के द्वारा नीतियों का निर्माण भी किया जाता है। तो ये कार्य करने में नीति आयोग राज्यों की भागीदारी को भी बढ़ाता है, राज्यों को भी इन्वॉल्व करता है। तो पहला इसका उद्देश्य है राज्यों को सक्रिय रूप से भागीदार बनाना, किसमें? नीति निर्माण में, किसमें? दीर्घकालीन योजना निर्माण में। फिर दूसरा जो उद्देश्य है नीति आयोग का वो है परामर्श देना। और परामर्श किसको देगा? परामर्श मंत्रालयों को दिया जाता है। और परामर्श किसके बारे में देता है? विकास की रणनीति के बारे में। विकास की रणनीति के बारे में सरकार को ये परामर्श देता है कि राष्ट्र का विकास कैसे करें। उनको स्ट्रेटेजिक एडवाइस भी देता है कि कैसे भारत का विकास करना है। तो दूसरा इसका उद्देश्य है परामर्श दिया जाता है। तीसरा इसका उद्देश्य है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। सहकारी संघवाद का जैसे मैंने बताया था, राज्य और केंद्र के द्वारा मिलजुल कर कार्य करने की भावना का निर्माण इसमें किया जाता है। भाई योजना आयोग में सहकारी संघवाद को बढ़ावा नहीं दिया गया था, उसमें संघवाद कैसा था? केंद्रीयकृत संघवाद था, क्योंकि सारी शक्तियां किसके पास हो गई थी? केंद्र सरकार के पास। और इसमें नीति आयोग में शक्तियां केंद्र और राज्यों के मध्य बटी हुई हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों समानांतर रूप से कार्य करते हैं। न तो केंद्र ज्यादा प्रभावी है, न राज्य ज्यादा प्रभावी है। तो मिलजुल कर कार्य करने की जो भावना है उसको क्या बोलते हैं? सहकारी संघवाद बोलते हैं। जबकि योजना आयोग में शक्तिशाली कौन था? केंद्र शक्तिशाली था, राज्यों के पास योजना निर्माण करने को कुछ था ही नहीं। अब योजना निर्माण करते समय राज्य भी बराबर भागीदारी निभाते हैं। इसलिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये बढ़ावा देने का कार्य करता है। और जो नीतियां बनाता है, जो कार्यक्रम बनाता है, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाता है। भाई जो भी नीति आयोग के द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं, दीर्घकालीन नीतियां बनाई जाती हैं, उनका क्रियान्वयन करवाते हैं, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को जरूर ध्यान में रखा जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का भी इसमें ध्यान में रखा जाता है। तकनीकी और क्षमता निर्माण का कार्य भी नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। टेक्नोलॉजी का कैसे विकास किया जाए, लोगों को कैसे कैपेसिटिंग बिल्डिंग किया जाए, लोगों की क्षमता का निर्माण कैसे किया जाए, इसके बारे में भी नीति आयोग सरकार को क्या देता है? परामर्श देने का कार्य करता है। इस तकनीकी विकास और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए नीति आयोग का गठन किया गया था। तो ये सारी इसके क्या हैं? उद्देश्य हैं। अब नीति आयोग की जो गतिविधियां हैं, नीति आयोग के जो कार्य हैं, उनको 4 भागों में बांटा गया है। और पहली जो गतिविधि है वो नीति और कार्यक्रम के ढांचे से संबंधित है। इसका मतलब नीति आयोग के द्वारा नीतियां बनाई जाएंगी, कार्यक्रम बनाए जाएंगे, लेकिन किसके लिए? देश के विकास के लिए, राज्यों के विकास के लिए नीति क्या बनाएगा? कार्यक्रम और नीतियां बनाएगा। नीति आयोग क्या कार्य करता है? देश के विकास के लिए और राज्यों के विकास के लिए, राज्यों के विकास के लिए दीर्घकालीन नीतियों का निर्माण करेगा और कार्यक्रमों का निर्माण करेगा। देश के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम और नीतियों का निर्माण नीति आयोग के द्वारा किया जाएगा। ये इसकी पहली प्रकार की गतिविधि है। देश के विकास के लिए पॉलिसी का निर्माण किया जाता है। दूसरे प्रकार की जो गतिविधि है वो कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने की है। सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ाया जाता है। सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का मतलब है देश के विकास के लिए केंद्र और राज्य मिलजुल कर कार्य करेंगे, मिलजुल कर नीतियों का निर्माण करेंगे और मिलजुल कर नीतियों का क्रियान्वयन करेंगे। और फिर अगला जो चौथी इसकी गतिविधि है वो निगरानी और मूल्यांकन की है। तो किसकी निगरानी करेंगे, किसका मूल्यांकन करेंगे? तो निगरानी करेंगे ये नीतियों की और कार्यक्रमों की, और इनका कितना क्रियान्वयन करवाया जा रहा है उसका क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। जैसे 20 वर्षीय एक दीर्घकालीन रणनीति का निर्माण किया है, तो उस दीर्घकालीन नीति का कितना क्रियान्वयन किया जा चुका है, कितना उसका बाकी है, क्या उसमें समस्याएं आ रही हैं, कहीं उसमें और टेक्निकल सहायता चाहिए, वित्तीय सहायता चाहिए, तो उन सारी चीजों का निगरानी कौन करती है? नीति आयोग करती है। तो सरकार के द्वारा जो भी नीति बनाई जाती हैं, जो भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं, सभी का
मूल्यांकन और निगरानी नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। और नीति आयोग का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग नए नए विचार देता है, किसके लिए? भारत के विकास के लिए नए नए विचार देता है, नए नए आइडिया देता है। भारत के विकास के लिए नए विचार, ज्ञान और नवाचारों को बढ़ावा देने का कार्य इसके माध्यम से किया जाता है। और देश के सामने जो भी महत्वपूर्ण समस्याएं आती हैं, जो भी आकस्मिक समस्याएं आती हैं, उनका समाधान नीति आयोग के द्वारा दिया जाता है। इसलिए नीति आयोग को क्या बोलते हैं? थिंक टैंक बोलते हैं। यानी सोच विचार करने वाला जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? थिंक टैंक। और ये सोच विचार किसके बारे में करता है? देश की दीर्घकालीन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाने के लिए, देश के लिए दीर्घकालीन रणनीतिक नीति बनाने के लिए, देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, देश को ज्ञान और कौशल का हब बनाने के लिए, देश के सामने जो महत्वपूर्ण और आकस्मिक समस्याएं आती हैं उनका समाधान करने के लिए ये सलाह देने का कार्य करता है। और देश में अनुसंधान और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भी नीति आयोग के द्वारा कार्य किया जाता है। तो नीति आयोग देश में ऐसा ज्ञान का और कौशल का एक अनुसंधान केंद्र है जो भारत में नए नए विचारों को बढ़ावा देता है, ज्ञान को बढ़ावा देता है, नए नए नवाचारों को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। और देश के सामने जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी आकस्मिक समस्याएं आती हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे आते हैं, उनके बारे में सोच विचार करके मंत्रालयों को सलाह देने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो ये थिंक टैंक ज्ञान और नवाचार हब के रूप में भी कार्य करता है। तो ये नीति आयोग की गतिविधियां हैं और उनके कार्य हैं। अब नीति आयोग के 2 हब स्थापित किए गए हैं। एक तो टीम इंडिया हब, क्या स्थापित किए गए हैं? 2 हब स्थापित किए गए हैं। एक तो टीम इंडिया हब और दूसरा है ज्ञान और नवाचार केंद्र, दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन सेंटर, ज्ञान और नवाचार हब। तो ज्ञान और नवाचार हब तो किससे संबंधित हो गया? जो नए नए विचार देता है, इनोवेशन को बढ़ावा देता है, उससे संबंधित कार्य किए जाते हैं। यानी देश के सामने जो महत्वपूर्ण समस्याएं आती हैं उन पर सलाह देने का कार्य किया जाता है। लोगों को क्षमता निर्माण के लिए सलाह दी जाती है, नवाचार को बढ़ावा देने की सलाह दी जाती है। और टीम इंडिया हब का मतलब है सब मिलजुल कर कार्य करें, यानी राज्यों को और केंद्र को मिलजुल कर कार्य करने के लिए बढ़ावा देता है। और नीति आयोग के 7 पिलर भी बताए गए हैं, जैसे लोगों को शासन प्रशासन में भागीदारी देना, युवाओं को अवसर की समानता देना, सरकार में पारदर्शिता को बढ़ाना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, SC ST माइनॉरिटी, गरीब, किसान, गांव, इन सब का विकास करना, लोगों की और समाज की आकांक्षाओं को पूरा करना और लोगों को तुरंत रेस्पॉन्स देना। इस प्रकार ये 7 पिलर नीति आयोग के द्वारा निर्मित किए गए हैं जिनके इर्द गिर्द ये कार्य करता है।